हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो मुद्दा है वो है यूपीएससी में आरक्षण को लेकर के। आपने अभी काफी सारी इस तरह की जो न्यूज़ पढ़ी होंगी, जहां पर ये जो 2013 का एक मामला है, एक आईएफएस ऑफिसर थे कर्नाटका कैडर के। उन्होंने ये मामला जो है हाई कोर्ट में डाला था, कर्नाटका हाई कोर्ट में। और उन्होंने ये मांग की थी कि वास्तव में क्या कोई व्यक्ति जिसने पहली बार, यानी कि जैसे कि प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, तो प्रीलिम्स के अंदर ही अगर किसी भी तरीका से रियायत ली है, यानी किसी तरीका का जो रिलैक्सेशन लिया है, क्या वास्तव में बाद में वो जाकर के फिर जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो सकता है? शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो, ये मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि उसने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई भी एक व्यक्ति, कोई अभ्यर्थी है, अगर वो प्रीलिम्स देता है और वहां पर उसने एज और मार्क्स के अंदर छूट ली हुई है, लेकिन अंत में जाकर के उसे पता चलता है कि जो रिजर्व कैटेगरी है, उसकी जो मेरिट है वो हाई गई है किससे? जनरल से। तो क्या वो वास्तव में जनरल में शिफ्ट हो सकता है? ये मामला था। लेकिन हुआ क्या कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, उसने ऐसा माना कि हाँ, ये संभव है। उन्होंने माना कि हाँ, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचा, तो पहुंचने के बाद में वहां पे क्या होता है कि एक तो है जस्टिस महेश्वरी, है ना? जस्टिस महेश्वरी, और एक थे जस्टिस विजय। इन दोनों की जो खंडपीठ है वो बैठी, और इस प्रश्न का जो है उन्होंने उत्तर कर्नाटका हाई कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट था उसको पलट दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने बोला कि ये एक ही तरीका से संभव है कि आप शुरू से ही एज ए जनरल कैंडिडेट आप शुरू करें। लेकिन वहां पर भी उन्होंने एक पेच ये फंसा दिया कि उन्होंने बताया कि जो आप, जैसे कि आप फॉर्म निकलते हैं, तो आप देखते होंगे कि एससी एसटी के लिए जो होती है वो शुल्क में छूट होती है, यानी कि जो फीस जो होती है उसमें छूट होती है। तो उन्होंने कहा कि देखो, फीस वगैरह में जो छूट है वो तो समझ में आ रहा है, वो रिजर्वेशन से बिल्कुल अलग है, वो तो आप लेते रहेंगे। लेकिन अगर आप कैटेगरी में अगर एससी एसटी भरते हैं, तो फिर बाद में जाकर के जब फाइनल सिलेक्शन होगा, अगर मेरिट हाई जाती है, मे भी, है ना, अगर हाई जाती है, तो फिर आपको जो जनरल कैटेगरी है वहां सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये जो एक वर्डिक्ट है, आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे, और मैं बताऊंगा आपको कि ये किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है। दो तीन बातें उसने दो तीन बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले मामले में कही थी। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, अगर आप कहोगे तो उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी वीडियोस मेरी होती हैं, कई सारे YouTube चैनल हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियो आप देखें, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको पीडीएफ और साथ ही साथ सारे चैनल्स की लिंक मिल जाएंगे। तो मैंने उस वाली वीडियो में ये बताया था कि देखिए, ये जो जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, उन्होंने दो तीन बातें उसमें कही थी। एक तो उन्होंने ये बोला था कि देखो, इससे होगा क्या कि जो भी जो टैलेंटेड, एक तरीका से जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, यानी कि जिन्हें अपने आप पर भरोसा है, जिनकी एजुकेशन अच्छे ढंग से हुई है। आप, क्योंकि आप जानते होंगे कि आज ये नहीं है कि जो रिजर्व कैटेगरी जिस उद्देश्य से लाई गई थी, अब वो जो स्टिग्मा है वो अब है नहीं। स्टिग्मा का मतलब जाति वगैरह की नहीं कह रहा हूं, मतलब कि उस टाइम पर इतने कैंडिडेट या इतने योग्य विद्यार्थी आते ही नहीं थे कि जो रिजर्व सीट जो है वो पूरी तरीका से फिल हो जाए, भर जाए। लेकिन अब उस तरीका का जो है अब कमी नहीं है। तो उसे उन्होंने बोला था कि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर योग्य है और वो चाहता है कि नहीं, मैं बेशक रिजर्व कैटेगरी से आता हूं, लेकिन मैं फाइट जो है एज ए जर्नल करूंगा, है ना, कि मैं किसी भी तरीका का रिजर्वेशन नहीं लूंगा। तो उन्होंने इसमें बताया था कि देखो, जो कास्ट वाला जो स्टिग्मा है, ठीक है, कि भाई ये एक कास्ट की वजह से यहाँ आए हैं, होता है ना बहुत सारा। आज आप देखते हो कि जो जिस वजह से जो है लेकर के आए थे रिजर्वेशन को, वही आज एक जाति का जो है एक बहुत बड़ा कारण बन गया है कि लोग उसी को लेकर के स्टिग्मा लगाने लगे हैं, कि पूछते हैं अलग अलग तरीका से। उस पर एक अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन आज का जो विषय है वो बिल्कुल अलग है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी जो बातें हैं वो लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे इसमें जो बताए थे कि भाई, एक तो स्टिग्मा हट जाएगा। दूसरा ये है कि अगर कुछ ऐसे टैलेंटेड अभ्यर्थी जो है, अगर वो जनरल सीट से लड़ेंगे, तो जो रिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर तो आपको पता है कि 59% के आसपास जो है रिजर्वेशन है टोटल। तो वो कह रहे हैं कि भाई, जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें जो कमजोर तबके के लोग हैं वो फिर आगे आ पाएंगे। ऐसे उन्होंने तीन चार बातें जो है अपने स्टेटमेंट में जो है वर्डिक्ट में कहा था। तो आज हम यही बताएंगे कि इसके मायने क्या हैं। इसके जो मायने हैं वो यही है जो मैंने आपको बताया है, कि अगर आप किसी भी तरीका का छूट लेते हैं, यानी कि शुरू में फॉर्म भरते हैं, प्रीलिम्स में फॉर्म भरने के समय आप अपनी कैटेगरी लगाते हैं, तो अंत में जाकर के जो है आप अपनी जो श्रेणी है वो बदल नहीं सकते। अब देखिए, मुद्दा क्या है। मुद्दा, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने काफी समय से 2013 से मामला चल रहा था, अगर आपको पता हो तो 2013 से जो ये मामला है ये जाता है कर्नाटक हाई कोर्ट में, और कर्नाटक हाई कोर्ट से अब धीरे धीरे से वो इतने समय में, आप सोचिए अब 2026 चल रही है, तो आप 13 साल में वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर वर्डिक्ट देता है। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो वर्डिक्ट है, ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसा वर्डिक्ट आया है। पहले पहले भी ऐसे दो वाद हैं, ठीक है, हिस्ट्री में, कि वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीका की कुछ गाइडलाइंस दी थी। और तीसरी बात मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि वास्तव में क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अपना वर्डिक्ट है, या वास्तव में जो आईएफएस के रूल नंबर 14 है, क्या उसी को इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो आज ये सारे मुद्दे देखेंगे। लेकिन जो आज जो मेन जो आज का जो मेन इशू है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितना भी ये 13-14 साल के अंदर या जितने भी कंफ्यूजन था उसको अलग एकदम दूर कर दिया है। अब होगा क्या, जैसा आपको बताया है,
आरक्षित जो उम्मीदवार होंगे वो कब माना जाएगा आरक्षित? अगर उन्होंने किसी भी स्टेज पर अपनी या तो जो है एज में या फिर अपने मार्क्स के अंदर जो है छूट का फायदा उठाया है, वो व्यक्ति ही किसमें माना जाएगा? रिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा। अगर नहीं लिया है तो फिर उस व्यक्ति को कहां गिना जाएगा? जनरल सीट पर गिना जाएगा। क्लियर है? ये वाली बात आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसमें आज जैसे कि आप अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए क्या छुपा हुआ है, वो 4 क्वेश्चन मैंने इसमें लास्ट में आपको बताए हैं कि आपको क्या-क्या बातें ध्यान रखनी होंगी जब फॉर्म आप फिल करेंगे। मुद्दा 2013 में, जैसा आपको मैंने शुरू में बताया कि 2013 में एक आईएफएस अधिकारी थे, उन्होंने जो है ये कर्नाटक के कैडर से थे वो, तो वहां पर ये बात कही थी कि क्या वास्तव में मैं एक जनरल सीट से फाइट कर सकता हूं इसी तरीका से कि भाई मुझे लगता है कि मैं सिलेक्शन हो गया, मैं वास्तव में टैलेंटेड था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बाद में जाकर के ऐसा नहीं कर सकते, आप शुरू से ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, वही है सुप्रीम कोर्ट का जो है फिर ये फैसला आता है। कौन सा फैसला? कि नहीं, आप जो कर्नाटक हाई कोर्ट बोल रहा था कि आप नहीं, ये भी कर सकते हैं कि आप लास्ट में सिलेक्शन हो जाए और फिर दोबारा से आप जनरल में काउंट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप क्या करोगे, अगर आप आरक्षित से लड़ते हैं, अगर आप फाइट करते हैं आरक्षित में, तो शुरू से अगर आपने कहीं पर भी किसी भी तरीका का फायदा लिया है अपने डॉक्यूमेंट्स लगा करके, सर्टिफिकेट वगैरह, तो फिर आपको जो है जनरल कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। अगर आपको जनरल की सीट चाहिए तो शुरू से ही आपको उसी तरीका से फाइट करनी होगी। किसी भी चरण में छूट ली है तो जनरल सीट नहीं मिलेगी। ये वाला है मुख्य जो स्टेटमेंट है। अगर कहीं पर भी किसी भी स्तर पर प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, जहां पर भी अगर आपने छूट ली है तो फिर आपको जो है जनरल कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। जैसा कि क्या-क्या आता है, अगर आपने छूट में कट ऑफ कम गया हो, आयु में छूट लिया हो, अतिरिक्त प्रयास जैसे कि एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलता है, और जो अटेम्प्ट मिलते हैं ज्यादा, वो भी आपको पता ही होगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए 9 अटेम्प्ट है और जो जनरल कैटेगरी उसके लिए 6 अटेम्प्ट है, कुछ इसी तरीका से है ना। और कम योग्यता मानक जो है, अगर ये सारे के सारे आपके इस तरीका से सुप्रीम कोर्ट बताएगा, अगर इनमें से कोई भी एक का फायदा भी आपने लिया है या सारे का फायदा लिया है, तो जो सिलेक्शन होगा आपका वो रिजर्व कैटेगरी के ही अंदर होगा। कम आवेदन शुल्क जो है, ये जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको पूरी फी देनी पड़ेगी, लेकिन जो एससी एसटी होते हैं उनके लिए तो मुफ्त होता है या तो फीस बहुत ज्यादा कम होती है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप फीस का फायदा उठाना चाहते हैं तो रिजर्वेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आप वो फायदा ले सकते हैं, उसको अकाउंट नहीं किया जाएगा रिजर्वेशन में। अब देखिए नियम क्या है और जो मैंने आपको बताया है। तो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या है? यदि किसी भी चरण में, वही जो आपको बताया, रिलैक्सेशन अगर आपने लिया है तो फिर आपको जो है जनरल कैटेगरी में, उन्होंने क्या बोला था, फाइनल परफॉर्मेंस डज नॉट टू इरेज एंड द अर्लियर कंसेशंस, यानी कि जो फाइनल जो परफॉर्मेंस है, जो आपका रिजल्ट है, वो आपके किसको इरेज नहीं करेगा? कंसेशन को इरेज नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये नहीं है कि आप जाकर के लड़े हैं आप एससी या एसटी से, बाद में जनरल सीट को फाइट के सोचे कि हम वहां चले जाए, तो वो संभव नहीं है। अब देखिए, यह फैसला किस मामले से जुड़ा हुआ है, जो आपको शुरू में बताया 2013 का जो मामला है, और इसकी जो अभी जो आया है ये 6 जनवरी, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई जो है उनकी खंडपीठ के सामने जाता है। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वही था कि क्या कोई आरक्षित जो अभ्यर्थी है, आरक्षण का लाभ लेकर के ही वो चयनित हुआ है, और बाद में अगर वो जाकर के फाइनल मेरिट में वो अगर चाहता है कि नहीं मैं जनरल में काउंट हो जाऊं, तो क्या वो हो सकता है? कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है इसको मान्यता दी, लेकिन बाद में जाकर के ये उच्च सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसको पलट दिया, क्योंकि उन्हें तो माना था कि हाँ ऐसा संभव है। तो क्या है, एक तो होता है कि भाई आपका माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब है कि अगर कोई भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति है, रिजर्व कैटेगरी का है, तो वो जनरल में फाइट कर सकता है। क्लियर? लेकिन जो अगर आप देखोगे तो रिजर्व यानी कि रिवर्स जो माइग्रेशन है वो नहीं होता। अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है तो वो रिजर्व सीट पर फाइट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो उन्होंने भी यही माना है कि नहीं, अगर आपको ये करना है तो फिर भाई आपको जाना पड़ेगा सीधा जनरल के हिसाब से, तभी आपको माना जाएगा। अब रियायत या आरक्षण का लाभ वास्तव में मतलब क्या है? कम कट ऑफ का लोअर कट ऑफ मार्क, वही प्रीलिम्स या मेंस में कहीं पे भी आपने अगर फायदा लिया है, ठीक। अब वही अतिरिक्त प्रयास, अगर आपने कहीं अतिरिक्त प्रयास लिए हैं, या फिर आपने आयु में छूट ली है, या तो फिर आप जो है लोअर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स जो है उनकी छूट आपने ली है, तो फिर आपको जो है रिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो क्या फीस में छूट एक रियायत मानी जाएगी? नहीं, जैसा कि शुरू में बताया, कोर्ट ने माना है कि जो फीस के अंदर जो रिलैक्सेशन होता है, उसमें अगर आप उस रिलैक्सेशन को लेते हैं तो वो जो है रिजर्व में काउंट नहीं किया जाएगा। उसी तरीका से यह नियम परीक्षा के किस चरण पर लागू होगा? परीक्षा के सारे चरण, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा, अगर प्रारंभिक परीक्षा हो गया, फिर मुख्य परीक्षा हो गया, फिर साक्षात्कार हो गया, और अगर यहाँ पे आता है वो आरक्षित है या अनारक्षित है। क्लियर है मेरी बात आपको? यानी कि सारे कोई से भी चरण पर हो अगर लाभ लिया है तो फिर वो आपको काउंट जनरल में ही या फिर रिजर्व कैटेगरी में करेंगे। क्लियर? केवल आरक्षित सीट, रिजर्व सीट ओनली, यानी कि जो केवल आरक्षित सीट है वो तभी आरक्षित मानी जाएगी अगर आपने कहीं पर भी फायदा अगर लिया है। अगर अनरिजर्व यानी कि जनरल जो होंगे उसमें अगर आपने कहीं पर भी किसी तरीका का फायदा नहीं लिया है तो फिर आप जनरल में होंगे। अब आता है
आईएफएस परीक्षा नियम 2013। अब बात यहाँ पे आती है कि वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या उसका ये अपना स्वतंत्र वर्डिक्ट है या फिर उसने जो है ये जो रूल नंबर 14 है आईएफएस जो रूल है आपका 2013 का जो परीक्षा है, उसका नियम 14 जो है उसको ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब देखिए इसमें क्या है कि उसमें भी यही लिखा हुआ है, केवल वे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ही अनारक्षित रिक्तियों के लिए पात्र होंगे। यानी कि इस रूल में क्या लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति आरक्षित श्रेणी से है लेकिन जनरल में जाना चाहता है तो वो तभी जा सकता है जब उसने किसी भी चरण में छूट या रियायत ना ली हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम यही जो है लाइन बोली है अपने वर्डिक्ट के अंदर। क्लियर है ये बात? अब देखिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं में समान नियम लागू होते हैं। उन्होंने ये बोला कि सिर्फ यूपीएससी सीएससी ही नहीं बल्कि और भी जो भी स्टेट लेवल की भी परीक्षा होती है वहां पर भी इसी तरीका के जो है नियम लागू होते हैं। मैंने माइग्रेशन का नियम आपको समझा दिया कि अगर कोई व्यक्ति जनरल से जो रिजर्व कैटेगरी के लिए फाइट नहीं कर सकता लेकिन रिजर्व वाला जो है वो जनरल सीट पर फाइट कर सकता है। यही नियम है और यही जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। अब वही है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी आरक्षित श्रेणी है तो क्या वो अनारक्षित में फाइट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन क्या इसका वाइस वर्सा हो सकता है? नहीं हो सकता। अनारक्षित सीट जो है वो आरक्षित सीट पर यानी कोई जनरल का कैंडिडेट वो एससी एसटी में फाइट नहीं कर सकता। क्लियर है ये वाली बात भी? अब वही बात आती है इसकी अनुमति नहीं है, जो मैंने आपको बताया रिवर्स माइग्रेशन की अनुमति नहीं है। अब क्या ये फैसला पहली बार आया है? बिल्कुल भी नहीं। पहले भी आप देखेंगे तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जो है साजिब रॉय, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम साजिब रॉय जो मामला था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीका की बात कही थी कि रियायत लेने पर अनारक्षित सीट का जो लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब इंदिरा साहिनी मामला वही है। इंदिरा साहिनी वाले में तो उन्होंने बताया था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा और वो इसी सिद्धांत पर आधारित था। अब एक पंक्ति में सिद्धांत रियायत बनाम योग्यता। अब बात वही आ जाती है कि भाई जो टैलेंटेड व्यक्ति है उसे आरक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में अपने वर्डिक्ट में बोला था कि भाई ऐसा करने से जो स्टिग्मा है वो हट जाएगा उसके ऊपर से, है ना, कि पूछते कि अरे यार इसका सिलेक्शन होगा क्या होगा, ये तो खुद है ना इस रिजर्व कैटेगरी से आता है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर किस तरीका का जो भेदभाव था उसके ऊपर एक केस स्टडी आई थी और उस केस स्टडी में बच्चों ने ही अपने आप एक सर्वे किया था, 2 सर्वे किए थे उसमें और उसमें पाया था कि किस प्रकार का जो भेदभाव है। अब मैं वो अलग वीडियो है, आप देखना चाहें तो मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक वहां पे मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख पाएंगे। अब बात आती है देखना कि भाई जो टैलेंटेड है वो जो है उसको आरक्षण की कोई आवश्यकता है नहीं, तो उसके ऊपर से स्टिग्मा भी हट जाएगा और साथ ही साथ जो नीचे के जो लोग हैं जो उसी की कास्ट के लोग हैं या फिर एससी एसटी की अंदर बहुत सारी जातियां हैं उनके जो लोग हैं उनको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से फायदा मिल जाने वाला है। आप ये मानिए कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है ये अपने आप में ही एक एससी एसटी के अंदर क्रीमी लेयर क्रिएट कर देता है और मैं मानता हूं कि एक समाज के तौर पर अगर जागरूक समाज है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता कि अगर ये जो नियम है कि भाई जो भी टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनकी एजुकेशन बहुत अच्छे से हुई है और वो एग्जाम बिना किसी आरक्षण के भी जो क्लियर कर लेंगे तो फिर वास्तव में वो लोग जाकर के जनरल में फाइट करें और अपनी जो कास्ट है या अपनी जितनी भी नीचे उसी वर्ग के अंदर एससी के अंदर कितनी सारी कास्ट आती है एसटी के अंदर तो उनको जो है इसका फायदा मिल जाए, यही सुप्रीम कोर्ट की जो है भावना है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि यदि आप आरक्षित श्रेणी के लिए दी गई किसी भी रियायत का लाभ उठाते हैं तो फिर प्रतिस्पर्धा में केवल उसी श्रेणी में अंतिम चयन आपका माना जाएगा। क्लियर है? अब देखो बिना किसी सहारे के सामान्य बात हुई है कि अगर आप कोई सहारा नहीं लेते तो आपको काउंट करा जाएगा जनरल सीट पर, तो बची हुई आपकी जो नीचे सीट है वो काउंट हो जाएगी आपकी कास्ट के लिए और जो भी उस श्रेणी के अंदर जितनी भी कास्ट आती होंगी। आपको क्या ध्यान रखना है एक उम्मीदवार के तौर पर, आप क्या ध्यान रख सकते हैं? एक उम्मीदवार के तौर पर यह ध्यान रखना है कि रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए आपकी, शुरू में ही आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे लाभ लेना है या नहीं लेना, पहले क्लियर आप हो जाइए। ठीक है? दूसरा है अपनी योग्यता पर आपको जो भरोसा होना चाहिए कि मेरी एजुकेशन इस तरीका से हुई है कि मैं बिना आरक्षण के भी अपना जो नौकरी है उसे पा सकता हूं। क्लियर है? बिल्कुल ये होना चाहिए। और तीसरा अंतिम परिणाम को भी आपको ध्यान रखना है कि जो अंतिम परिणाम आएगा वहां पर आप वास्तव में कहीं ज्यादा हाइप तो नहीं हो गए कि नहीं यार मैं, है ना, कि सर्वे भवन तो सुखना वाली बात आ गई है कि नहीं मैं सबका भला करूंगा और बाद में पता चला कि अपना ही सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सारी बातें एक अभ्यर्थी के रूप में आपको याद रखनी होंगी। अगर आप ये सारी बातें, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये एक तरीका से जो सुप्रीम कोर्ट बार बार करता रहा है कि भाई एससी एसटी के अंदर भी एक क्रीमी लेयर क्रिएट की जाए जिस तरीका से ओबीसी के अंदर है। तो मेरा मानना है कि ये एक सराहनीय कदम है और इसका जो है सभी को जो खुले दिल से सम्मान करना चाहिए कि भाई इस तरीका का जो अगर जो टैलेंटेड लोग हैं अगर वो जनरल फाइट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक क्रीमी लेयर ही क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर आप एससी एसटी के अंदर। तो आज का यही जो लेक्चर था आपको कैसा लगा बताइए और कमेंट कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो अपना विचार जरूर पेश कीजिए। तो आज के लिए यही है, आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करेंगे, इससे रीच बढ़ेगी। और आज के लिए यही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने चाहने और चाहने वालियों के भी साथ शेयर करें। तो ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।